हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं हमारी बुक घटना चक्र, जिसको आप लोग पूर्वालोकन के नाम से भी जानते हैं। और आज हम लोग करने वाले हैं इसका पार्ट सी। पार्ट सी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले जो हमने चैप्टर 1 से लेकर के 9 तक पढ़ा था वो हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी आर्थिक विकास के बारे में था। आर्थिक विकास जो कि हमारा पार्ट 1 था, ठीक है, पार्ट ए था। फिर उसके बाद जो हमने चैप्टर नंबर 10, 11 और 12 किए हैं वो हमारे किसके बारे में था? सामाजिक विकास के बारे में था। सामाजिक विकास जो कि पार्ट 2 था, ठीक है। और यहां से हमारा पार्ट 3 हो रहा है जिसके अंदर हमारे चैप्टर नंबर 13 और 14 आएंगे। जिसमें 13 जो है वो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के बारे में डिस्कस करेगा और 14 जो है वो अंतरराष्ट्रीय संगठन के बारे में डिस्कस करेगा। दोनों ही चैप्टर काफी लेंथी हैं क्योंकि दोनों में ही अप्रोक्सीमेटली 250 प्लस ही क्वेश्चन है। 250 क्वेश्चन तो है ही है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, जब चीजें इंटरनेशनल चली गई है तो फिर बड़ा तो होगा ही कॉन्सेप्ट, ठीक है। दोनों ही, और इसीलिए दोनों इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय व्यापार और अंतरराष्ट्रीय संगठन दोनों से ही काफी ज्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, तभी तो इतने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बने हैं इसमें, ठीक है। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 12 तक का कोई भी वीडियो नहीं देखा है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं प्ले लिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से आराम से देख सकते हो सारी वीडियोस। और साथ ही साथ ये जो चैप्टर नंबर 13 का अंतरराष्ट्रीय व्यापार का पीडीएफ है जिससे मैं अभी पढ़ा रहा हूं, मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके खुद से भी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार यानी इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे नोट्स को। सबसे पहले हम लोग नोट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात आती है कि भैया भुगतान संतुलन क्या होता है? बीओपी कह सकते हो ना, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बीओपी काफी सारे बच्चों को इससे ही क्लियर हो गया होगा, सारा कॉन्सेप्ट याद आ गया होगा 12th क्लास का। किसी देश के निवासियों का शेष विश्व के साथ समग्र आर्थिक लेन देन का वार्षिक विवरण भुगतान संतुलन कहलाता है। यानी एक देश है, उस देश का निवासी जो है पूरी दुनिया के साथ जो भी व्यापार कर रहा है उसका लेन देन का ब्यौरा, एक तरह का रिकॉर्ड, वो क्या कहलाता है? भुगतान संतुलन। आर्थिक लेन देन से तात्पर्य वस्तुओं, सेवाओं, परिसंपत्तियों एवं पूंजी के लेन देन से है। भुगतान संतुलन एक लेखांकन है यानी एक अकाउंट है। यह सदैव संतुलित रहता है क्योंकि चालू खाते का घाटा पूंजी खाते पर ऋण के द्वारा पूरा कर लिया जाता है। भुगतान संतुलन के को दो खातों में पर दिखाया जाता है। पहला चालू खाता एवं पूंजी खाता। चालू खाता में समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का लेन देन दर्ज होता है। पूंजी खातों पर ऋण एवं निवेश का विवरण दर्ज किया जाता है। चालू खाते में दो मदों में लेखांकन किया जाता है, अदृश्य मद एवं दृश्य मद। अब ये आप लोगों को पता ही है, वैसे बेसिकली जो चीज हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, दैट इज दृश्य मद। जो नहीं देख सकते, अदृश्य मद। दृश्य मद में वस्तुओं का आयात एवं निर्यात दर्ज होता है, जबकि अदृश्य मदों में सेवाओं तथा अन्य आय एवं व्यय दर्ज किए जाते हैं। नोट वाली बात क्या है? दृश्य मद में आयात एवं निर्यात के अंतर को व्यापार घाटा कहते हैं यानी बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं, ठीक है। चालू खाते के लेन देन के अंतर को चालू खाते का घाटा कहते हैं यानी कि सीधी बात करंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। भुगतान संतुलन में असंतुलन को दूर करने के लिए प्रमुख उपाय निम्नलिखित है। कौन कौन से उपाय निम्नलिखित है? पहला, विदेशी विनिमय दर में परिवर्तन कर निर्यात का प्रोत्साहन एवं आयात का हतोत्साहन। यानी सीधी बात, अपने अब क्या करोगे आप? हम अपने यहाँ के रुपीज को क्या करोगे? डॉलर के मुकाबले कम कर दोगे, तो उससे क्या होगा? निर्यात बढ़ जाएगा और आयात कम हो जाएगा। मुद्रा का अवमूल्यन, वही जो मैंने बताया कि रेट गिरा दोगे आप। राजकोषीय घाटे में कमी, ठीक है, फिस्कल फिस्कल जो हमारा डेफिसिट होता है उसमें कमी करोगे। निर्यात शुल्क में कमी या समाप्ति, निर्यात शुल्क को बिल्कुल ही खत्म कर दोगे और निर्यात सब्सिडी प्रोवाइड करोगे जिससे निर्यात में क्या हो? वृद्धि हो। आयात शुल्क, आयात कोटा आदि को लगाना। विदेशी निवेश का आकर्षण और विदेशी सहायता की प्राप्ति आदि, ये सारी चीजें से क्या होता है? हमारा संतुलन में आता है बीओपी, यानी बीओपी जो होता है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। भारत में विदेशी निवेश की अगर हम बात करते हैं, भारत में विदेशी निवेश दो तरह के होते हैं। ऑफकोर्स एफडीआई होता है और एफआईआई होता है, ठीक है। यहाँ पर एफडीआई नहीं एफपीआई होगा, इसको हम लोग एफआईआई भी कहते हैं। ये डी नहीं होगा, पी होगा, ठीक है। विदेशी निवेश का तात्पर्य विदेश स्थित किसी संस्थागत निवेशक द्वारा भारत में किए गए निवेश से है। यानी विदेश में कोई आदमी बैठा हुआ है, भारत में निवेश कर रहा है, क्योंकि भारत में व्यक्तिगत निवेशक को निवेश की अनुमति नहीं है।
ठीक है, यानी कोई भारत का जो अपना इंडिविजुअल निवेशक है वो निवेश की अनुमति नहीं देता है। विदेशी निवेशों को दो रूप में माना जाता है, यानी पोर्टफोलियो निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, इसको हम लोग FII भी कहते हैं, इसको FPI को फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट कहते हैं, विदेशी संस्थागत निवेश ये भी कहा जाता है इसमें। विदेशी पोर्टफोलियो निवेश जो FDI, ऐसा निवेश जो कंपनी के शेयर में आए तथा निवेशक कंपनी के प्रबंधन में प्रत्यक्ष भागीदारी ना हो, तो ऐसे निवेश को FPI कहा जाता है। यह निवेश शेयर बाजार के माध्यम से आता है, यानी बेसिकली क्या है कि वो मालिकाना हक नहीं जता रहा, उसकी खुद की कंपनी नहीं है, वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, वो बस पैसा लगा रहा है, तो वो क्या हो गया, FPI हो गया। जो कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में क्या है कि निवेश में निवेशक प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी करता है, यानी वो डायरेक्ट बिजनेस ही स्टार्ट कर देता है तथा प्रबंधन को प्रभावित करता है, यानी यह मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करता है। ये दो रूपों में आता है, पहला ग्रीनफील्ड FDI और दूसरा ब्राउनफील्ड FDI। तो ग्रीनफील्ड क्या होता है, जब निवेशक बिल्कुल नई कंपनी की स्थापना करता है तो ऐसे निवेश को ग्रीनफील्ड FDI कहा जाता है, यानी एकदम नई कंपनी भारत में आके लग गई, जैसे मैकडोनल्ड्स वगैरह जब आई थी। ब्राउन फील्ड में होता है ये जब निवेशक पहले से ही स्थापित किसी कंपनी में या तो सहभागिता यानी विलय कर लेता है या उससे खरीद अधिग्रहण कर लेता है। जैसे आप लोगों को याद होगा वोडाफोन जो थी वो पहले हच हुआ करती थी, तो हच को एक्वायर कर लिया था वोडाफोन ने, ठीक है, तो ये ब्राउन फील्ड FDI हो गया। तो ऐसे विदेशी निवेश ब्राउन फील्ड FDI कहलाते हैं। उल्लेखनीय है कि किसी कंपनी के 10% से अधिक शेयर खरीदने पर FPI को FDI माना जाने लगता है, यानी कि भले आप शेयर खरीद रहे हो लेकिन अगर आपने 10% से ज्यादा किसी भी कंपनी के शेयर कर लिए तो भाई वो आप FPI के अंदर नहीं आओगे, आप FDI के अंदर आओगे, ठीक। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही FDI के लाभ भी होंगे और FDI की हानि भी होगी। लाभ क्या है, यह एक स्थायी निवेश होता है और तथा यह अपने साथ तकनीक, पूंजी एवं नवीन प्रबंधकीय प्रणाली लेकर के आता है, यानी न्यू मैनेजमेंट पॉलिसीज वगैरह लेकर के आता है। FDI से आधार संरचनात्मक सुधार होते हैं, यानी कि बेसिक फंडामेंटल जो सुधार होते हैं वो होते हैं तथा इससे नवीन रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। थर्ड, यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ाता है, यानी कंपटीशन को बढ़ाता है, जिससे विदेशों की गुणवत्ता जिससे वस्तुओं की गुणवत्ता बढ़ती है और कीमतें कम होती है। आज की डेट में आप देख ही रहे हो मोबाइल कंपनीज ने रेट कितने कम कर दिए हैं। ये क्या रीजन है, इसका रीजन ये है कि फॉरेन कंपटीशन है, हमारे पास नई नई गुणवत्ता की चीजें आती जा रही है और रेट कम होते जा रहे हैं, जिससे उपभोक्ता कल्याण बढ़ता है। चौथा पॉइंट है, इससे देश का आर्थिक विकास होता है, क्योंकि दक्ष तकनीक एवं प्रबंध संसाधनों का अनुकूलतम प्रयोग करती है। क्लियर, कि नई टेक्नोलॉजी होती है ना। लेकिन इस हानि में पहला, कंपनियां लाभांश अपने देश लेकर के जाती है, यानी अब कोई एक बात होता, कोई अमेरिकन कंपनी है वो इंडिया में बिजनेस कर रही है, तो उसको जो भी इंडिया में प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा, अमेरिका में जाएगा, और ये अमेरिका में जो प्रॉफिट जाएगा वो यहां से पैसा निकल करके वहां की डेवलपमेंट में काम आएगा, सीधी बात। स्थानीय शिशु अवस्था से उद्योगों का पतन होता है, यानी कि जो अब अमेरिकन कंपनी है वो तो नए बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी के साथ आ गई, इंडियन कंपनी ग्रो ही नहीं कर पाती, इससे बेरोजगारी बढ़ती है। लॉन्ग टर्म में, दीर्घकाल में ये कंपनियां एकाधिकार प्राप्त कर लेती हैं, यानी एक हो जाती है, भाई यही है, बस यही है कंपनी, जिससे उपभोक्ताओं का शोषण होता है। इससे देश की आश्रितता बढ़ती है, यानी कि अब आपके पास विदेशी मटेरियल लेने के अलावा कोई और चारा बचता ही नहीं है FDI की वजह से, और सरकारी कामकाज में विदेशी हस्तक्षेप होता है। अगर मैं भारत में FDI की बात करता हूं तो अप्रैल 2000 से लेकर के मार्च 2020 20 सालों तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI मॉरिशस से आई है, मॉरिशस से सबसे ज्यादा FDI आया है, इसके बाद सिंगापुर है, नीदरलैंड है और USA है। अप्रैल 2000 से मार्च 2020 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सर्वाधिक FDI आगमन सेवा क्षेत्र में हुआ, यानी कि सबसे ज्यादा हमारा कौन से सेक्टर में आया, सर्विस सेक्टर में आया है। उसके बाद कंप्यूटर में आया है, सॉफ्टवेयर में आया है और हार्डवेयर में आया है, और टेलीकम्युनिकेशन के मामले में यानी दूरसंचार के मामले में भी आया है। मार्च 2019 से अप्रैल 2020 में की अवधि में सर्वाधिक FDI सेवा क्षेत्र में हुआ है। 20 साल में तो हुआ ही हुआ है, लेकिन प्रीवियस एक साल की बात करें तो उसमें भी सेवा क्षेत्र में ही हुआ है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और ट्रेडिंग का स्थान है, जहां पहले टेलीकम्युनिकेशन था, अभी 2019-20 से ट्रेडिंग का स्थान आया।
मार्च 2019 से लेकर के अप्रैल 2020 की अवधि में सर्वाधिक एफडीआई, जैसा कि पहले मॉरिशस से आया था, लेकिन अब उसके बाद सिंगापुर से आया था, लेकिन पिछले एक साल की बात करें तो सबसे ज्यादा एफडीआई कहां से आया है? सिंगापुर से आया है। उसके बाद मॉरिशस, नीदरलैंड और यूएसए का स्थान है। ठीक है। मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई, भारत सरकार द्वारा मल्टी ब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51% एफडीआई की अनुमति प्रदान कर दी गई है, परंतु इसके लिए कुछ शर्तें भी हैं। पहली बात, अगर आप किसी कंपनी का 51% एक्वायर करना चाहते हो तो आपको न्यूनतम 100 मिलियन का निवेश करना होगा। अब यहां पर इन्होंने डॉलर या रुपीस नहीं लिखा है, तो ये आप ध्यान रखना। इनमें से आधा निवेश आधार संरचना के निर्माण पर होगा, यानी कि फंडामेंटल होना चाहिए। प्रतिष्ठान केवल 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले शहरों में ही स्थापित होंगे, यानी ऐसा नहीं कि छोटे शहरों में जाकर के आप कर दो, बड़े शहरों में करना पड़ेगा ताकि रोजगार सृजन भी तो हो। 30% वस्तुओं को स्थानीय उद्योग में से लेना होगा, यानी ऐसा नहीं है कि आप जो भी सामान खरीद रहे हो उसका जो रॉ मटेरियल है वो भी विदेश से ही ले आओ। कम से कम 30% रॉ मटेरियल जो है आपको स्थानीय उद्योगों से लेना होगा। और किसी भी तरह के बिचौलियों का प्रयोग वर्जित है, यानी आप डायरेक्ट बिजनेस करो तो ही आप 51% तक ले सकते हो। अभी हमने एक वर्ड पढ़ा था, मुद्रा का अवमूल्यन। देखो, मुद्रा का मूल्यह्रास और मुद्रा का अवमूल्यन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है। मूल्यह्रास एक अलग चीज होती है, अवमूल्यन थोड़ी सी अलग चीज होती है। दोनों के बारे में जरा पढ़ लेंगे यहाँ पर। अवमूल्यन का तात्पर्य विदेशी मुद्रा के देशी मुद्रा के मूल्य में विदेशी मुद्रा के सापेक्ष में कमी करने से है। अवमूल्यन मूल्यह्रास से अलग अवधारणा है। मूल्यह्रास में जहां बाजार द्वारा दो मुद्राओं की कीमतों में कमी की जाती है, वहीं अवमूल्यन में सरकार जानबूझकर मुद्रा के मूल्य में कमी की जाती है। भारत में अब तक 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है। अब समझो मेरी बात को, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब मार्केट में डिमांड और सप्लाई की वजह से रेट गिरते हैं, यानी कि रुपीस कम हुआ और डॉलर बढ़ गया, यानी डॉलर के कंपैरिजन में रुपीस घटा, तो यह है मूल्यह्रास। जब मार्केट के डिमांड सप्लाई की वजह से हो रहा है। लेकिन जब इसमें गवर्नमेंट घुस जाए, यानी गवर्नमेंट ने जानबूझ के किया, तो फिर वो कहलाएगा अवमूल्यन, यानी गवर्नमेंट के साथ अवमूल्यन, मार्केट के साथ मूल्यह्रास। सिंपल सा। 19 सितंबर 1949 को पहली बार अवमूल्यन किया गया था। 5 जून 1966 को पहली बार अवमूल्यन किया गया था। 1 जुलाई और 3 जुलाई को भी क्या किया गया है? अवमूल्यन किया गया है। ये 3 बार तो किसकी वजह से हुआ है? हमारा सरकार की वजह से। बाकी जो रेट कम हुए हैं वो किसकी वजह से हुए हैं? डिमांड वगैरह की वजह से, तो वो मूल्यह्रास की वजह से। मुद्रा अवमूल्यन से निर्यात सस्ता हो जाता है, क्योंकि विदेशी लोग अब ज्यादा सामान खरीद सकते हैं और आयात महंगा हो जाता है। इस कारण निर्यात तो प्रोत्साहित होता है, परंतु आयात हतोत्साहित होता है। हम ज्यादा विदेशी चीजें नहीं खरीद सकते। इसे व्यापार घाटे को दूर करने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही देख सकते हो, अभी जो टेस्ला आने वाली है, टेस्ला को लेकर के जो रेट चल रहे हैं, आपको उसी से समझ में आ जाएगा आराम से कि टेस्ला के आने की वजह से क्या हो रहा है। वहां की जो सबसे सस्ती गाड़ी है उसमें भी 100% टैक्स लग जाएगा, जिसकी वजह से उसके डबल रेट हो जाएंगे। वो क्यों होगा? तो उससे हमारा आयात हतोत्साहित तो हो गई, पर हमारे देश में पैसा बहुत है, बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए लेंगे टेस्ला को क्योंकि वो इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि वो ब्रांड है। हम लोग ब्रांड वैल्यू पे ज्यादा करते हैं ना। टाटा भी लाएगी पर हम लोग टेस्ला के पीछे भागेंगे। विनिमय दर, विनिमय दर के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। विनिमय दर का तात्पर्य दो देशों की मुद्राओं को आपसी परिवर्तनशीलता की दर से, यानी कि जैसे कि $1 बराबर 60 रुपए है, तो $1 को भारत के कितने रुपए के बदले चेंज किया जा सकता है, उसी दर को हम लोग विनिमय दर कहते हैं। इसका निर्धारण देशों द्वारा भी होता है, यानी देश आपस में मिलकर के भी कर लेते हैं और बाजार शक्तियों के द्वारा भी। आजकल अधिकांश देशों में देशों में विनिमय दर का निर्धारण हेतु बाजार प्रणाली को अपना लिया गया है। ठीक है, जो मैंने आपको बताया डिमांड और सप्लाई वाला। ठीक है, उसी के हिसाब से विनिमय दर का निर्धारण देश के अंदर विदेशी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति से होता है, बताया ना, डिमांड और सप्लाई के हिसाब से, ना कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में। भारत में भी विनिमय दर का निर्धारण बाजार शक्तियों द्वारा ही होता है, लेकिन आरबीआई समय समय पर आवश्यक हस्तक्षेप करती है, जिसे गंदी तरणशीलता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गंदी तरणशीलता कह सकते हो। ये एक वर्ड है, ये आप लोगों को 11th 12th क्लास की बुक में मिल जाएगा। आर्थिक समीक्षा 2020 और 21। देखो, अब क्योंकि अभी हम आर्थिक समीक्षा 2021 की बात कर रहे हैं, जब आप एग्जाम दोगे तो उस टाइम पे जो करंट आर्थिक समीक्षा की बात होगी आप वो कर लेना,
क्योंकि अभी तो हमारे पास 21-22 की आई नहीं है। जब वो आएगी तो मैं उसके ऊपर भी एक अलग से पर्सनल वीडियो बना दूंगा, अलग से सेपरेट। पर्सनल क्या बनाऊंगा, सेपरेट बनाऊंगा। कोविड 19 महामारी ने 2020 महामंदी ग्रेट डिप्रेशन के बाद से सबसे बुरी वैश्विक मंदी को जन्म दिया है, ये बात तो हम सबको पता है। हालांकि शुरू में जिस प्रतिकूल आर्थिक प्रभाव की आशंका थी, उसकी तुलना में कम नुकसान होने की उम्मीद है। इसके परिणाम स्वरूप उत्पन्न आर्थिक संकट के कारण वैश्विक व्यापार में भारी गिरावट आई है। वस्तुओं की कीमतें कम हुई हैं और संकुचित बाहरी वित्त पोषण की स्थिति में चालू खाता शेष और विभिन्न देशों की मुद्राओं पर अलग अलग दुष्प्रभाव पड़े हैं। यानी बेसिकली प्रभाव तो बहुत बुरा पड़ा है। हम सिर्फ हेल्थ सेक्टर सोच रहे हैं ना, ट्रेड का इतना ज्यादा नुकसान हुआ है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। वैश्विक व्यापारिक व्यवसाय 2020 में 9.2% तक कमी आने की उम्मीद है। कम आयात की वजह से चीन और अमेरिका के साथ व्यापार संतुलन में सुधार हुआ है। भारत में वैश्विक व्यापार की बदलती प्रकृति के तहत रत्न और गहने, इंजीनियरिंग सामान, कपड़ा तथा संबंध उत्पादकों के निर्यात में कमी और दवाओं, फार्मा, सॉफ्टवेयर और कृषि एवं संबंध उत्पादों के निर्यात में कमी तथा सुधार के रूप में प्रकट हुई है। यानी बेसिकली आप ये देख सकते हो कि आपने देखा ही है कि ज्यादातर हम लोगों ने मेडिकल इक्विपमेंट का निर्यात आयात पे जोर दिया। हम लोगों ने जो नॉर्मल इंजीनियरिंग का सामान था, कपड़े वपड़े थे, उन पे थोड़ी ना दे रहे थे हम लोग, गहने वगैरह थोड़ी ना खरीद रहे थे इस टाइम पे। हम लोग ज्यादातर इन्हीं चीजों पे ध्यान दे रहे थे। तो ये वाली चीज है। विशेष रूप से फार्मा निर्यात ने इस अवसर का उपयोग भारत के कुल निर्यात में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए किया। आज तक आप लोग देख ही रहे हो कि फार्मेसी काफी ज्यादा बड़ी एक इंडस्ट्री बन गई इस बीच में। भारत को दुनिया की फार्मेसी होने की संभावना को इंगित किया। ठीक है, यानी आपने देखा ही कि भारत ने कितना ज्यादा सप्लाई किया था वर्ल्ड में, तो इस वजह से उन्होंने क्या किया, भैया दुनिया की फार्मेसी, यानी वर्ल्ड फार्मेसी है इंडिया को बोला जा रहा है। तो बहुत बड़ी बात है वैसे तो ये। समायोज्य यानी रिलीजियंट सॉफ्टवेयर सेवा निर्यात के समर्थन से भारत को चालू वित्त वर्ष के दौरान चालू खाते में 17 वर्ष के अंतराल के बाद फिर से अधिशेष देखने की उम्मीद है। देखने को मिला है या नहीं मिला है ये नहीं पता। दूसरी ओर पूंजी खाता शेष मजबूत एफडीआई और एफपीआई प्रवाह से मजबूत बना हुआ है, यानी पूंजी खाता भी स्ट्रांग है। इन परिवर्तनों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई है, क्योंकि ज्यादा व्यापार हो ही नहीं रहा था, जो 8 जनवरी 2021 तक 586.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर के उच्च स्तर तक पहुंच गया। विदेशी मुद्रा बाजार में आरबीआई का हस्तक्षेप अस्थिरता और रुपए की एक तरफा अधिमूल्यन को नियंत्रित करने में काफी हद तक सफल रहा। यानी वैसे तो डिमांड और सप्लाई की वजह से बहुत ज्यादा रेट हो जाते हैं डॉलर के, लेकिन क्योंकि आरबीआई बीच बीच में हस्तक्षेप करता रहता है, तो इस वजह से हम लोग उसे थोड़ा सा कंट्रोल कर पाए। 2020 के 5 महीनों में माल व्यापार गुड्स ट्रेड की वैश्विक मात्रा 2019 की तुलना में लगभग 20% कम थी। वो तो होनी ही थी, जो वैश्विक संकट के पहले 5 महीनों की अप्रत्याशित अधिक संकुचन वाली स्थिति रही। विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ ने अप्रैल 2020 में विश्व व्यापार के व्यवसाय में 2020 में 13 से 32% तक की गिरावट की भविष्यवाणी की। ये 20 पे अटक गया, बहुत बड़ी बात थी। हालांकि लॉकडाउन में ढील छूट दिए जाने और आर्थिक गतिविधियों में तेजी को कम करने के साथ जून और जुलाई के महीनों में व्यापार में वृद्धि दर्ज की गई। तदनुसार डब्ल्यूटीओ ने अक्टूबर 2020 से अपने अनुमानों को संशोधित किया, जिसके अनुसार 2020 में वैश्विक व्यापार की मात्रा 9.2% की गिरावट आई है। उसके बाद 2021 में 7.2% की वृद्धि दर्ज की गई है। यानी बेसिकली आप ये समझ रहे हो कि बीमारी तो नहीं गई, हम बीमारी के साथ जीना सीख गए हैं। वर्ल्ड इकोनॉमी आउटलुक ने अक्टूबर 2020 के जो अपना संस्करण था, यानी जो उनकी जो पब्लिकेशन थी, में आईएमएफ ने वर्ष 2020 में विश्व उत्पादन में 4.4% की तेज गिरावट की उम्मीद की थी, लेकिन वर्ष 2020 के विश्व व्यापार की मात्रा में अप्रैल 2020 में की गई भविष्यवाणी अर्थात 3% और 11% की तुलना में 10.4% संकुचन दर्ज किया गया। ठीक, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही के दौरान भारत के निर्यात और आयात में वैश्विक व्यापार में संकुचन के अनुरूप ही तीव्र संकुचन देखा गया। यानी जैसे विश्व में व्यापार रुक रहा था, वैसे भारत में भी रुका।
आयात में गिरावट से निर्यात में कमी आई, जिसके कारण पिछले साल की पहली तिमाही के दौरान यूएस डॉलर 49.2 बिलियन की तुलना में 9.8 बिलियन डॉलर के छोटे व्यापार घाटे के रूप में भारत ने 18 वर्षों के अंतराल के बाद जून 2020 के महीने में व्यापार अधिशेष दर्ज किया, क्योंकि निर्यात ज्यादा हो रहा था और आयात कम हो रहा था, तो व्यापार अधिशेष, निर्यात ज्यादा हो रहा था, हाँ, तो व्यापार अधिशेष हमने दर्ज किया 18 सालों के बाद। जून से अर्थव्यवस्था के अनलॉक होने के साथ भारत के मर्चेंडाइज व्यापार ने एक क्रमिक पुनरुद्धार हुआ। अप्रैल दिसंबर 2020-21 के दौरान व्यापार घाटा पिछले वर्ष इसी अवधि के दौरान 125.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की तुलना में मात्र 57.5 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर रह गया। तो घाटा भी काफी क्या हुआ, कम हुआ। देखो ये तो हुआ ही है, व्यापार का नुकसान तो हुआ ही हुआ है, ट्रेड वगैरह का नुकसान हुआ है। कुछ स्थितियों में हमने थोड़ा सा अपने आप को सुधार लिया था। अब जरा एक बार ये देख लेते हैं, ये एक टेबल सी दे रखी है, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। उत्पादन जिनमें भारत के मर्चेंडाइज व्यापार संतुलन अनुकूल है, क्या बोला हुआ है इन्होंने? पहले बोला हुआ है अप्रैल नवंबर 19-20 संशोधित, फिर ये अनुमान, फिर आयात का संशोधन, फिर अनुमान, फिर संशोधन और अनुमान। ठीक है, निर्यात, आयात और व्यापार संतुलन। औषधि यानी जो बायो फॉर्मुलेशन थे उसमें बोला गया था कि 10.6 का रहेगा, अनुसंधान का अनुमान लगाया गया 12.4 का। ठीक, ये संशोधित था, ये अनुमानित है। ठीक है, तो अप्रैल नवंबर 2020-21 में क्या किया गया, अनुमानित ये कहा गया, इसमें संशोधित था, यानी इसके बढ़ने की उम्मीद थी। आयात में भी इसके बढ़ने की उम्मीद थी, यानी हमने निर्यात तो बढ़ाई, आयात भी बढ़ा, जिसकी वजह से भुगतान संतुलन जो है वो भी बढ़ने की उम्मीद थी। समुद्री उत्पाद की अगर हम बात करें तो समुद्री उत्पाद जो है वो निर्यात पिछले साल का जो संशोधित था उसके मुकाबले घटा, यहां पर स्थिर रहा, आयात में कोई ज्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन व्यापार संतुलन में काफी अच्छी कमी देखने को मिली। सोना वगैरह की अगर हम बात करते हैं तो निर्यात के मामले में सोने का निर्यात घटा 19-20 के मुकाबले 20-21 में, आयात भी घटा, जिसकी वजह से नुकसान तो हुआ ही हुआ, काफी बड़ा नुकसान हुआ। आरएमजी कॉटन और एसेसरीज यानी कॉटन वगैरह की, जिससे नॉर्मल जो भौतिक वस्तुएं होती है, उनमें आप देखोगे आयात में भी कमी आई, निर्यात में भी कमी आई, और साथ ही साथ भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन में भी कमी आई। अब अगर सूती कपड़े और परिधान की बात करते हैं तो सूती कपड़े का परिधान कमी आई, नुकसान हुआ। लेकिन लोहा एवं इस्पात की अगर हम बात करते हैं तो लोहा और इस्पात, क्योंकि उस टाइम में मशीनरी वगैरह का बहुत ज्यादा था, या आप कह सकते हो इंडस्ट्रीज की थोड़ी मांग बढ़ी थी, तो इस वजह से क्या हुआ, इसके निर्यात में भी वृद्धि हुई, आयात में कमी आई, हमने कम लोहा इस्पात मंगवाया लेकिन निर्यात में वृद्धि की, जिसकी वजह से व्यापार संतुलन जो पहले घाटे में जा रहा था वो पॉजिटिव हो गया। आयरन ओर की यानी लौह अयस्क की बात करें तो निर्यात बढ़ा, आयात समान रहा, जिसकी वजह से व्यापार संतुलन बढ़ा। बासमती चावल ऑफकोर्स ये खाने पीने की चीजें थी, तो निर्यात तो हमने बढ़ाया, आयात वही रहा, जिसकी वजह से निर्यात के बढ़ने के कारण क्या हुआ, व्यापार संतुलन में भी थोड़ी सी बढ़ोतरी हुई। चावल बासमती के अलावा अगर हम बात करें, देखो बासमती तो बहुत कम बढ़ा, लेकिन अगर आप सीधा देखोगे तो इसका जो निर्यात है वो डबल ही हो गया, यानी जो संशोधित 1.3 था उसका अनुमानित कितना हो गया, 2.6 हो गया। ठीक है, ये सारे फायदे वाले ही दिखा रहा हूं, निर्यात बराबर, आयात जीरो ही रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ, व्यापार बढ़ा। पेट्रोलियम उत्पाद घटा, सीधी सीधी बात है, घटा, बहुत ज्यादा घटा, निर्यात भी घटा, हमारा हमारा आयात भी घटा, जिसकी वजह से नुकसान आप देख सकते कितना ज्यादा हुआ है। ठीक है, अब वो उत्पाद जिनमें भारत का मर्चेंडाइज व्यापार प्रतिकूल रहा, यानी जिसे नुकसान बहुत ज्यादा देखने को मिला, तो अगर आप यहां पे देखोगे कच्चा तेल, निर्यात बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, पहले भी यही था, अब भी यही था। आयात की बात करेंगे तो आयात जो पहले भारत से 68% के करीब था वो 31.2 हो गया, यानी आधा हो गया, क्योंकि निर्यात कुछ था नहीं, सिर्फ हम लोग आयात आयात ही करते हैं, जिसकी वजह से नुकसान कितना था ये, जिसकी वजह से हमारा नुकसान अब कितना रह गया ये। क्लियर। सोने की बात करें तो सोने का निर्यात घटा, आयात भी घटा, जिसकी वजह से अगर मैं इसकी बात करूं तो व्यापार संतुलन की स्थिति बढ़ी ही है, क्योंकि यहाँ पर 19.4 का नुकसान हो रहा था, यहाँ 11.7 का नुकसान हो रहा था, स्थिति तो बेहतर ही हुई है। ठीक है, पर घटा, फिर भी हमारे लिए क्या हुआ, घाटा हुआ ही हुआ। कोयला, कोक और बिस्किट, ब्रिक्स,
ये बिस्किट है, ब्रिक्स है, ब्रिक्स। अच्छा, ब्रिक्स। निर्यात घटा, आयात बहुत ज्यादा घटा, नुकसान हुआ। ठीक है। टेलीकॉम उपकरण, आप देख ही सकते हो, निर्यात घटा 2019-20 के मुकाबले में 20-21 में निर्यात घटा, आयात भी घटा, जिसकी वजह से इस बार हमारा भुगतान संतुलन बढ़ा है। देखो, पहले 7.2 का नुकसान हो रहा था, अब 7.6 का, तो ये बढ़ा ही ना। नेगेटिव में, नेगेटिव में जितनी छोटी नंबर होता है वो उतनी अच्छी कंडीशन होती है ना, और जितना बड़ा नंबर होता है वो उतनी बेकार कंडीशन होती है। इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे, निर्यात घटा, बिल्कुल घटा, कि व्यापारी खत्म हो गया तो घटना ही है। आयात भी घटा, हमें पता है, हम दिल्ली में रहते हैं, यहाँ पर नेहरू प्लेस मार्केट है, सबसे बड़ा मार्केट है, उसकी बहुत बुरी हालत हो गई थी, जिससे कि क्या हुआ, नुकसान में कमी तो आई, क्योंकि आयात ज्यादा हो ही नहीं रहा था, तो पैसा ज्यादा जा ही नहीं रहा था, पैसा ज्यादा नहीं जाता, व्यापार नुकसान हुआ है, लेकिन व्यापार घाटे की अगर आप बात करोगे तो वो कम हुआ था। वनस्पति तेल, इसका निर्यात बढ़ा, आयात भी बढ़ा, जिसकी वजह से नुकसान भी बढ़ा। कंप्यूटर हार्डवेयर की अगर हम बात करें, निर्यात सेम रहा, आयात बढ़ा, जिसकी वजह से घाटा हल्का सा बढ़ा, क्योंकि पैसा ज्यादा जाने लग गया ना विदेश, हम आयात करेंगे तो पैसा दे करके आएंगे ना। निर्मित उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स, निर्यात में कोई फर्क नहीं रहा, आयात बहुत ज्यादा बढ़ा, क्योंकि आयात बढ़ा है तो हमें ज्यादा पैसा देना पड़ा, तो इसीलिए नुकसान भी हमारा बढ़ा। कच्चा प्लास्टिक पदार्थ, निर्यात घटा, निर्यात घटा यानी पैसा कम आया हमारे देश में, आयात भी घटा यानी पैसा कम गया हमारे देश से, इसलिए नुकसान पहले के मुकाबले कम हुआ, लेकिन नेगेटिव में ही रहा। एयरक्राफ्ट्स वगैरह की बात करते हैं तो हमारा निर्यात घटा, आयात भी घटा, जिसकी वजह से टोटल ओवरऑल नुकसान भी जो है वो कम हुआ था। अगर हम देशों के साथ बात करें तो हमने किन देशों के साथ कैसा व्यापार संतुलन रखा, ये हमने हमें देखने वाली बात है। ये तीसरा है, मैं ये 3 टेबल थी, एक्चुअली ये 3 टेबल है जो मैं अभी समझा दे रहा हूँ। उसके बाद ये 3 पेज का और रह जाएगा एक्सप्लेनेशन, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा, तो बाकी एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल हम लोग ये समझ लेते हैं कि क्या हुआ था। अगर मैं यूएसए की बात करता हूँ तो 2019-20 का जो संशोधित अनुमान था उसमें हमारा 35.6% निर्यात था, जो कि 2021 में 31.3 हुआ, तो आप देख ही सकते हो कि हमारा निर्यात घटा, यूएसए के साथ हमारा निर्यात घटा, यूएसए के साथ हमारा आयात भी घटा। निर्यात घटा यानी पैसा कम आया हमारे देश में, आयात घटा यानी हमारा पैसा कम गया। तो अगर व्यापार संतुलन की बात करता हूं तो व्यापार संतुलन पहले 10.5 का था, अब वो 15 पॉइंट का हो गया, यानी सीधी सी भाषा में कंडीशन जो है वो थोड़ी तो बेटर रही है। बांग्लादेश के साथ निर्यात घटा, आयात भी घटा, तो व्यापार संतुलन घटा ही घटा। नेपाल के साथ निर्यात घटा, आयात भी घटा, तो व्यापार संतुलन भी घटा, यानी व्यापार संतुलन में इनका क्या हो गया, बिलियन डॉलर की कीमतें जो है अमेरिकी बिलियन डॉलर के मुकाबले हमारा व्यापार संतुलन कम हो गया। यूनाइटेड किंगडम की बात करते, उत्तराखंड नहीं है ये, यूनाइटेड किंगडम है, उत्तराखंड मत करने लग जाना। ये बहुत सारे बच्चे हैं दिल्ली में इंग्लिश स्पोकन कोर्स करते आते हैं, आई एम फ्रॉम यूके, उत्तराखंड, ओके, पर ये यूनाइटेड किंगडम है। 5.7 से 4.6 निर्यात घटा, बिलियन डॉलर की बात हो रही है यहाँ पर, ये भी घटा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जो पहले 1.2 का बिलियन डॉलर का व्यापार संतुलन था वो 2 पॉइंट का हो गया, यानी हमारा आयात क्या हो गया, बेटर कंडीशन, आप कह सकते थोड़ी सी बेटर कंडीशन हो गई हमारी। नीदरलैंड की बात करते तो नीदरलैंड का निर्यात घटा, आयात भी घटा, व्यापार संतुलन भी घटा। श्रीलंका के साथ हमारा निर्यात घटा, आयात घटा, व्यापार संतुलन भी घटा। देखो, पूरा डेटा आपको बैठ करके याद करने की जरूरत नहीं है, जहां पर सवाल आएंगे आप दोबारा से कम बैक करोगे इसी टेबल पे और करोगे, ऐसे टेबल पूरा पूरा याद करने की जरूरत है नहीं। टर्की यानी तुर्की के साथ निर्यात भी घटा बिलियन डॉलर्स के मुकाबले, आयात भी घटा, जिसकी वजह से हमारा भुगतान संतुलन भी घटा। कतर के साथ अगर हम बात करते हैं तो हमारा निर्यात सेम रहा, आयात हमारा घटा, आयात घटने के कारण हमारा जो पहले नुकसान ज्यादा हो रहा था वो उस नुकसान में कमी आई, ये आयात घट गया है। साउथ कोरिया दक्षिण कोरिया के साथ हमारा निर्यात घटा, आयात थोड़ा ज्यादा ही घटा, जिसकी वजह से हमें कम पैसा देना पड़ेगा, यानी हमारा नुकसान कम हुआ है, व्यापार संतुलन में हम लोगों की थोड़ी कंडीशन बेहतर हुई। इंडोनेशिया के साथ हमारा निर्यात बढ़ा, इंडोनेशिया ने हमसे ज्यादा सामान खरीदा, हमने उनसे कम सामान खरीदा, जिसकी वजह से हमारा जो व्यापार संतुलन पहले 7 पॉइंट था वो -4.6 का हो गया, यानी हमारा घाटा कम हो गया। स्विट्जरलैंड के साथ हमारा निर्यात बढ़ा, आयात घटा, जिसकी वजह से व्यापार संतुलन की कंडीशन पहले से बेहतर हो गई। ठीक है। सऊदी अरब, निर्यात घटा, आयात भी घटा,
लेकिन निर्यात जो है वो थोड़ा कम घटा और आयात थोड़ा ज्यादा घटा। आयात तो आधा ही हो गया ना, लगभग लगभग। इस वजह से क्या हुआ, जहां पहले -14.4 बिलियन डॉलर का नुकसान हो रहा था, अब वहां पर -5.6 बिलियन डॉलर, यानी कि आप कह सकते हो कि काफी अच्छी एक कमी आ गई थी। इराक के साथ हमारा निर्यात घटा, 1.3 बिलियन की डॉलर की जगह 1 बिलियन डॉलर का हो गया। आयात थोड़ा ज्यादा ही घट गया, आधा हो गया, जिसकी वजह से नुकसान में भी कमी आई। चीन के साथ निर्यात बढ़ा, आयात बहुत कम हुआ, और इस वजह से क्या हुआ कि हमारा नुकसान उतनी तेजी से कम नहीं हो पाया जैसा बाकी की जगह पर हो पा रहा था। ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़े कि कहां कहां मर्चेंडाइज का अनुकूल प्रभाव पड़ा, कहां कहां प्रतिकूल प्रभाव पड़ा, और कौन कौन से देशों के साथ हमारा जो था कंडीशन कैसे रही हमारी व्यापार संतुलन की। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें। अब अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर दो, फ्री में हो जाएगा, देखो करके, क्लिक करके देखो, पैसा नहीं लगेगा, सब्सक्राइब कर दो। और अगर आपको लगता है कि हमारी रीच दूर तक पहुंचनी चाहिए तो प्लीज वीडियो को शेयर करें। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी एडवाइस है, कोई भी सजेशन है, या कोई भी आपके पास कोई कंप्लेन है कि नहीं आप इस चीज को ऐसे बताओ, इस चीज को ऐसे बताओ, कोई भी आपके पास है, तो प्लीज मुझे बताओ, ताकि मैं अपनी वीडियोस को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकूं, आप लोगों के लिए और ज्यादा अच्छी वीडियोस बना सकूं। ठीक है, सो दैट्स बीन सेड, यहीं पर वीडियो को करते हैं रैप अप। अगले पार्ट में हम लोग नोट्स को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, बी सेफ, स्टे सेफ, एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।